सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी मन में हो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना, कभी ज़मीन मत छोड़ना। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKA क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में RRB NTPC ग्रुप डी स्पेशल प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं, जो कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें आप लोग को जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो RRB NTPC ग्रुप डी के बेस के आधार पर ही रहेंगे और आया हुआ भी क्वेश्चन आपको इसमें मिक्स मिलेगा देखने को। तो आप लोग को वीडियो में बने रहना है, वीडियो को शुरू से अंत तक एकदम पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? निम्नलिखित में किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को टिक कीजिए। जिसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोलाइट। क्रोयोलाइट में जो होता है वो ऑक्सीजन नहीं होता है। बाकी हेमाटाइट, बॉक्साइड और कैल्साइड, ये तीनों में क्या होता है? ऑक्सीजन होते हैं। यहाँ पे क्रोलाइट जो है में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। यह शीशे के समान रंगीन और व्हाइट रेडिश तथा ग्रे ब्लैक प्रिज्मीय एकंतिक क्रिस्टल्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जिस कारण से इसमें क्या होते हैं? ऑक्सीजन नहीं होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? द 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत के अटॉर्नी जनरल। जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं दोस्तों, ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं हम। तो भारत के महान्वादी विधि अधिकारी होते हैं। यह केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। यह केंद्र सरकार का, भारत का ही पूरे केंद्र सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है, मतलब एक वकील के तौर पे होते हैं। और इन्हें जो चुना जाता है दोस्तों, इसको कौन चुनता है, नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति यही इनको क्या करते हैं? चुनते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी Na जो होगा दोस्तों, वो अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु सभी अम्लों में समाहित होते हैं। तनु अम्ल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन जैसी धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके नमक का निर्माण करता है और सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करते हुए साधारण नमक का निर्माण करता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी के सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, बिल्कुल सही जवाब है, ज्वालामुखी झील ही बनती है। यहाँ पे ज्वालामुखी की क्या होता है? ऊपरी सिरे पर एक बड़ा छिद्र होने तथा ज्वालामुखी के फटने के कारण भूमि के दब जाने से निर्मित कुंडा के अंदर निर्मित झील ज्वालामुखी झील कुंड झील कहलाती है। ठीक है, जो ज्वालामुखी के ऊपर जो सिरा होता है, वो छिद्र होता है, वो मतलब फटने के कारण वो अंदर क्या होता है? एक झील का निर्माण होता है और भरे हुए जल द्वारा
दबाव पड़ने के रूप में इन झीलों का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ 1991 में ऐसा एक हुआ था जब माउंट पिनाटुबो ये एक ऐसा ही एक झील है जो विस्फोट होने तथा मानसूनी वर्षा का जल भर जाने से पड़ने वाले दबाव के कारण पिनाटुबो झील का निर्माण हुआ था, जो कि कहाँ पे है, फिलीपींस में हुए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। हरी खाद इससे मतलब किससे प्राप्त की जाती है? तो हरी खाद जो है ये प्रायः ऑप्शन नंबर डी अपघटित हो रहे हरे शिव पादप से प्राप्त हो रहे हैं। अपघटित हो रहे हरे शिव पादप से प्राप्त हो रहे हैं। तो हरी खाद दो प्रकार से तैयार किया जाता है। पहला सामान्यतः एक शिवादारीय प्रजातीय के पौधे जैसे मटर, सेम इस सब से, और दूसरा हुआ वनों, खेत के तटबंधों और बंजर भूमि में उगे हुए पौधे से हरी पत्तियों प्राप्त करके। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण में क्या शामिल है? एक ऑप्शन को टिक कीजिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है अजैव और जैव कारक। अजैव और जैव कारक पर्यावरण में शामिल है। तो पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्राणियों में सभी जीवित प्राणी और निर्जीव प्राणी सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा सभी निर्जीव कारकों के साथ क्रियाशील रहने वाले सभी सूक्ष्मजीव शामिल हैं। ठीक है, अजैव और जैव कारक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण खास स्थल इस नाम से जाना जाता है। मतलब उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण जो खास स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है प्रेरिज नाम से जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे कि शीतोष्ण खास के मैदान उत्तरी अमेरिका में प्रेरिज के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण अमेरिका में इसे पंपास, इसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरिज जाना जाता है, लेकिन दक्षिण के पुस्तेलस, दक्षिण का इसे हम पंपास कहेंगे। ठीक है, पंपास के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट तथा एशिया में स्टेपी नाम से जाना जाता है। और अगर इसकी बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किस नाम जाना जाता है? वेल्ट नाम से जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका में, तथा एशिया में स्टेपी नाम से जाना जाता है। और एशिया की बात करें जिसमें एशिया में भारत आता है, वो स्टेपी नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका में प्रेरिज, और उत्तरी अमेरिका के बाद आप लोग को दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो इसे हम जानते हैं दक्षिणी अमेरिका के में पंपास, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट, और एशिया में स्टेपी के नाम से जानते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को आप टिक कीजिए क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी है ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है। 1868 ईस्वी में, कब? 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने ही अंग्रेजों द्वारा भारत के धन की निकासी की ओर सभी भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पत्र को पढ़ते हुए कहा,
भारत का धन ही भारत से बाहर जाता है और फिर धन भारत का पुनः ऋण के रूप में दिया जाता है, जिसके लिए उसे धन ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। ये उन्होंने वहाँ कहा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चंस, तो आप बताइए क्या होगा। तो लक्षद्वीप में जो है टोटल, ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर सी, 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। ओके, तो इसकी जो विस्तार आपको बता दें तो लक्षद्वीप में तो 36 द्वीप समूह है, लेकिन 32 वर्ग किलोमीटर 32 वर्ग किलोमीटर में ये लक्षद्वीप पूरा फैला हुआ है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें 12 प्रवाल द्वीप और 3 शैलभित्ति जल और 5 जलमग्न और 10 निवासीय द्वीप शामिल हैं। ओके, और मलयालम और संस्कृति में लक्षद्वीप शब्द का अर्थ होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अभी हम बता रहे हैं, मलयालम भाषा और संस्कृति भाषा में इसे मतलब लक्षद्वीप शब्द का अर्थ होता है 100,000 द्वीप। क्या होता है? 100,000 द्वीप। यही सब क्वेश्चन उठा कर दे देगा, ये नहीं पूछिए कि बार बार एग्जाम पूछता है, नहीं ये चीज़ पूछ देगा। तो लक्षद्वीप का मलयालम भाषा में क्या कहते हैं या संस्कृत भाषा में उसका अर्थ क्या होता है? तो 100,000 द्वीप। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रतुष्कों को क्या कहते हैं? जिसका होगा ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है निच्छालक। निच्छालक कहते हैं भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रतुषक को निच्छालक कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, फेफड़े कहाँ स्थित है? फेफड़े कहाँ स्थित है? तो फेफड़े जो है ये ऑप्शन नंबर डी फुफ्फु सावरणीय गुहिका में स्थित है। कहाँ पे? फुफ्फु सावरणीय गुहिका में स्थित है फेफड़े, जो हम लोग का शरीर का फेफड़ा होता है। ये नाम याद रखिएगा, थोड़ा लंबा नाम है, इसे 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, ऑटोमेटिक ही आपको ये नाम दिमाग में अट जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किसमें युग्म कोशी भित्ति को प्रोथाइलस कहते हैं? किसमें युग्म कोटि भित्ति को प्रोथाइलस कहते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा। क्या? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को युग्म कोटि भित्ति को पैथलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बहुभुजता का सर्वोत्तम उदाहरण है। बहुभुजता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सिट्रस। जिन बच्चों ने टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है, सिट्रस जो है वो बहुभुजता का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो नींबू वंश के फलों जैसे संतरों में भ्रूण के चारों ओर स्थित न्यूक्लियर कोशिकाएं भ्रूण कोश को विकसित करने का कार्य करती है। भ्रूण में विकसित होने के परिणाम स्वरूप प्रत्येक डिम्ब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण विद्यमान होते हैं। यह अवस्था बहुभ्रूणीय कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40।
नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, जिन बच्चों ने टिक किया बिल्कुल सही जवाब है स्कॉटलैंड। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज होगा, तो नोबेल पुरस्कार तो नॉर्वे के ऑस्लो में मिलते हैं, आप स्कॉटलैंड कैसे बता दिए? आप गलत बताए हैं। यहाँ पे ढेर बच्चों ने ये डाउट होगा, यहाँ आप लोग को मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो होता है वो ओस्लो यानी कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है, यानी कि शांति का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि शांति, केवल शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं, जबकि अन्य पुरस्कार जैसे भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य, अर्थशास्त्र, ये सारे जो है नोबेल पुरस्कार मिलते हैं ये स्टॉकहोम में ही प्रदान किए जाते हैं। ये चीज़ नया चीज़ आपने सीखा तो इसे नोट डाउन एक कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो देख लीजिएगा। और एक बात और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक हम देंगे टेलीग्राम का, और टेलीग्राम अगर ज्वाइन कीजिएगा तो टेलीग्राम में अगर 100 से ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो मैं उस पर PDF भी प्रोवाइड कराऊँगा। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो वीडियो देखते हैं तो ज़रूर इसे, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा हेल्प कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। फ्रीडम फ्रॉम फेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रीडम फ्रॉम फेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्न सान युकी के द्वारा फ्रीडम फ्रॉम फेयर पुस्तक लिखी गई है। तो म्यांमार अंग सान सू की द्वारा लिखित फ्रीडम फ्रॉम फेयर नामक कृति एक निबंध और पुस्तक दोनों है। एक क्या है? निबंध और पुस्तक दोनों है। और ये 15 वर्ष तक विरोधियों के कब्जे में रहने के बाद 2010 ईस्वी में लेखिका को नज़रबंदी में से मुक्ति मिली थी। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम फेयर पुस्तक। चलिए, आज का 50 क्वेश्चन से समाप्त हुआ आपका। तो अब नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेंगे, यही टाइम रहेगा, सुबह के 7 बजे लाइव क्लास आपको दिया जाएगा। और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं यूट्यूब चैनल पे अभी 8-9 महीना से हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का हेल्प चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।